हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वह है झुके हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण प्राप्त करना। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके पहले इस क्लास को आप अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास पहुँचे ऐसा प्रयास कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़े और हमारा सहयोग उन्हें मिल सके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक अपना क्या है? आज का टॉपिक अपना जो कल हमने छोड़ा था उसके आगे 3 नंबर है। क्या है? झुके हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना या निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। तो निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण करेंगे हम। इसके लिए हम देखो हमारे पास द्विबिंबी है, त्रिबिंबी है। तो हमें त्रिबिंब हमारे मोस्ट है, लेकिन हम द्विबिंब वाला थोड़ा उसके लिए समझते हैं, फिर त्रिबिंब वाला हमारे आसान हो जाता है, दोनों को कनेक्ट करके चलते हैं। तो पहली बात करते हैं हम, जैसे मान लो हमारे पास द्विबिंब की बात करें हम, तो इसमें एक पॉइंट ले लिया हमने द्विबिंबीय निर्देश तंत्र या रूपांतरण। द्विबिंबीय रूपांतरण, द्विबिंबीय रूपांतरण के लिए देखो हम साथ के साथ चित्र बनाते जाएंगे, उससे समझते जाना हमारे को। देखो ये अपना अक्ष अक्ष और ये वाई अक्ष और यहाँ पे मूल बिंदु O है, ठीक है। इसमें कोई बिंदु स्थित है, बिंदु कौन सा स्थित है? इसमें P बिंदु स्थित है। यहाँ पे मानो क्या है? P बिंदु यहाँ पे स्थित है। इससे इधर लंब डालेंगे हम अक्ष अक्ष पे, मान लो ये OA तक आ गया P, तो ये इधर जो ये लंब डाला ये यहाँ तक की दूरी जो हमारी किस पे प्राप्त हुई? अक्ष अक्ष पर। तो ये हमारा क्या है? अक्ष हो गया। तो इधर देखो, इधर से ये लंब डालेंगे तो इधर ये दो दूरी हम यहाँ पे B ले लिया, ये B, तो ये दूरी है, ये भी क्या अपनी अक्ष ही होगी। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, ये लंब है, दो लंबों के बीच की दूरियां हैं, तो ये हमारे को ये प्राप्त होगी। अब देखो हम बात करते हैं इसमें कि हमारे पास जो चित्र बना है इसका जो ये निर्देशांक होगा अक्ष वाई होगा। क्या होगा? अक्ष वाई। दो लिए हमने, इसमें आपको बुक में ऐसे भी दिखाया हुआ मिल सकता है इसको आगे, लेकिन इसका इसमें कोई औचित्य नहीं है इस समय तक। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने जेड और जेड डैश दोनों को एक ही बताया, तो ऐसा बनाओ तो ऐसा कर लेना, कोई फर्क वाली बात नहीं उसमें। तो ये हमारे पास है। यदि हम इसमें एस क्या है? ये एस निर्देश तंत्र है। कौन सा है? एस निर्देश तंत्र है, जो क्या है? स्थिर है। एस क्या है? स्थिर निर्देश तंत्र है। तो स्थिर निर्देश तंत्र एस में, स्थिर निर्देश तंत्र एस में एक कण P स्थित है। P स्थित है, P स्थित है, जिसके हम क्या निर्देशांक ज्ञात करेंगे? यह स्थिर निर्देश तंत्र है S, जिसमें P बिंदु स्थित है या कोई कण P स्थित है, जिसपे के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम देखो निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखो ओ ए बराबर
बीपी, ओ ए बराबर क्या है, बीपी बराबर x। मान आ गया, देखो ओ ए का मान x है और या बीपी इसके बराबर है, इन दोनों का मान क्या है, x है। यानी x अक्ष पर जो इसका निर्देशांक प्राप्त हुआ है वो x है। अब हम y की बात करें तो y पे देखो, इधर की ये साइड, ये क्या है, y पे काटा गया खंड है, तो ये y है तो ये भी y है, तो क्या हो जाएगा, OB बराबर AP, OB बराबर AP बराबर y। ये हमारे पास है y हो गया। और z और z डैश तो क्या है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे हम अभी तक उनकी बात नहीं करें। अब ये बात हमारे तक सीमित हो गई कि यहाँ तक हमने ये बात की अभी तक अक्ष एस निर्देश तंत्र की, यानी अक्ष वाई तल की बात की है। अब हम बात करें कि इसके साथ कोई थीटा कोण पर दूसरा निर्देश तंत्र स्थित है। ये देखो थीटा कोण पर, माना इससे थीटा कोण पर, थोड़ा ऊपर ले लिया, थोड़ा नीचे लो इसको, माना थीटा कोण पर अक्ष डैश, तो ये जितना यहाँ पे देखो ये कोण क्या है, थीटा है, जितना ही यहाँ पर है इतना ही इधर ये झुक जाएगा। तो ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया हमारा, क्या हो गया, तो ये वाई डैश हो गया। और इधर वाला ये कोण कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा। इधर वाला कोण है ये भी क्या है, थीटा ही होगा। ठीक है, अब इसके लिए कोण तो वो क्या है, पी है, कोण तो क्या है, पी है। तो पी से हम लंब डाले तो देखो, पी से लंब डाले तो वाई पे डैश पे तो ये लंब आ गया हमारे पास, जिसको हमने मान लो डी मान लिया। वाई डैश पर जो लंब आया, थोड़ा ऊपर ले लो इसको, जिसको ये डी पर मिल रहा है ये, और इधर हमने जो लंब डाला इस पे, तो ये अक्ष डैश पर ये सी पर मिल रहा है। ठीक है, ये भी लंब है, ये भी लंब डाला गया इधर। इस प्रकार से ये चित्र बना हमारे पास। ठीक है, ये तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एक एस डैश निर्देश तंत्र है जो इससे थीटा कोण पर झुका हुआ है। माना एस डैश निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। क्या है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो अब थीटा कोण पर ये झुका हुआ है, तो इसके हम निर्देशांक की बात करेंगे। थीटा कोण पर ये झुका हुआ है तो इसके निर्देशांक की बात करेंगे। और देखो जो ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, दोनों का इसका मूल बिंदु संपाती है और इसकी जेड अक्ष भी क्या है, संपाती है। जिनके मूल बिंदु तथा जेड एक्सेस क्या है, संपाती है। मूल बिंदु और जेड एक्सेस क्या है, संपाती है। कि तो मूल बिंदु और जेड एक्सेस दोनों की संपाती है। तो इस निर्देश तंत्र के लिए हम बिंदु पी के यदि क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें अक्ष डैश और वाई डैश, तो वो कैसे प्राप्त होंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो अक्ष डैश की बात करें तो कैसे, देखो ये अक्ष डैश इस पे प्राप्त होगा, तो ओसी बराबर डीपी, तो ये लो डीपी बराबर ओसी बराबर अक्ष डैश, ये निर्देशांक हो गया। फिर इस पे आते हैं, देखो ओडी बराबर पीसी, तो ये लो पीसी बराबर ओडी बराबर वाई डैश, ये निर्देशांक हो गए। तो बिंदु पी के जो अक्ष डैश वाई डैश निर्देशांक है, या जो एक्स डैश निर्देश तंत्र बोल रहे हैं हम इसे, वो है, उसमें इसके निर्देशांक ये हो जाएंगे। अब इन निर्देशांकों में हम जो संबंध स्थापित करेंगे उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है आगे, कि जो ए बिंदु है, ये जो ए बिंदु है, इससे क्या करेंगे, हम एक लंब डालते हैं पहले। तो पहले तो देखो हम बात करते हैं अक्ष डैश के लेकर चलते हैं। तो देखो
ए बिंदु से डीपी पर लंब डाला, डीपी पर लंब डाला, जो ओ अक्ष डैश पर भी लंब है, ओ अक्ष डैश पर भी लंब है, जो क्या है, ओ अक्ष डैश पर भी क्या है, लंब है। अब देखो हम बात करते हैं, ये जो लंब डालने की बात की, लंब डाल देते हैं, ऐसे ये लंब डाल दिया एफ, एफ लंब डाल दिया, ये यहां से यहां तक, ये देखो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कोण है, थीटा है, और इधर वाला ये कोण भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये लंब डाल दिया, ये लंब क्या है, ये ओ अक्ष पर भी लंब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्ष देश के निर्देशांक ज्ञात करने की। तो अक्ष देश की बात करते हैं, देखो अक्ष देश बराबर डीपी है, अक्ष देश का मान क्या है, डीपी है, ये तो है अक्ष देश का मान डीपी, हमने पहले किया अभी। और डीपी को दो भागों में, जैसे ये लंब डाला, दो भागों में टूट गया डीपी, डी एफ और एफ पी में, किसमें, डी एफ प्लस एफ पी में बट गया। अब देखो यहां पे जो ये काट रहा है, इसको हम बिंदु ई अंकित कर लेते हैं, क्या किया, ई अंकित कर लेते हैं। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं, जो इससे हम मान ज्ञात करेंगे किसकी, देखो ये डीएफ है, ये डीएफ किसके बराबर होगा, डीएफ ओई के बराबर होगा, क्योंकि ये भी लंब है और ये भी लंबवत रेखा है, ये दोनों क्या है, समानांतर हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में काटे गए खंड क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, इसलिए डीएफ बराबर होगा ओई। तो यहां पे रख देता हूं मैं ओ ई, ओई प्लस एफ पी। अब ओई और एफ पी का ही हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ओई और एफ पी का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो ओई का मान कहां से होगा हमारे पास, ओई, ये ओई यहां से आएगा, ओई यहां से है, तो ये देखो त्रिभुज बन रहा हमारे पास, कौन सा त्रिभुज, ओ ए ई या ई ओ ए, और इसमें ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब इसके सामने का तो क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण हो जाएगा, ये तो इधर तो हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। कर्ण और आधार में कौन सी निष्पत्ति लगती है, कोस की निष्पत्ति लगती है, तो ये लो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार इसका ओ ई और कर्ण है इसका ओ ए, तो ओ ई का मान क्या आ गया, ओ ई का मान आ गया आपके पास ओ ए कोस थीटा, तो ये यहां पे रख सकते हैं हम ओ ए कोस थीटा। अब हम मान निकालेंगे एफ पी, तो एफ पी कहाँ है, देखो एफ पी ये है, और इसके लिए देखो त्रिभुज एफ ए पी ये, और यहाँ पे भी थीटा कोण है, और ये क्या है, समकोण है, और समकोण के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, तो एफ पी तो कर्ण हो जाएगा, और ये जो है ये भुजा ये क्या हो जाएगी, इसकी एफ पी ज्ञात करना है, तो इसका मान हमारे को मालूम, और एफ पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये तो है लंब और ये है कर्ण, लंब और कर्ण की निष्पत्ति किसमें होती है, साइन थीटा में होती है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब है इसका एफ पी, लंब क्या है एफ पी, और कर्ण क्या है इसका ए पी, तो क्या हो गया एफ पी बराबर ए पी साइन थीटा, एफ पी बराबर ए पी साइन थीटा हो गया ना, तो यहां पे रख दो ए पी साइन थीटा, ये मान आ गया हमारे पास। अब हम ओ ए और ए पी का मान रखे और समीकरण बना ले, देखो ओ ए का मान तो क्या है हमारे पास, ओ ए का तो अक्ष है, तो इसका मान तो रख दिया हमने अक्ष कोस थीटा, प्लस ए पी का मान क्या है, ये देखो वाई, हमने शुरुआत में कहा था ए पी, ये वाई है, तो वाई साइन थीटा, और ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, जो किसका मान प्राप्त हो गया, एक्स डैश का मान प्राप्त हो गया, अक्ष डैश का मान प्राप्त हो गया, जो समीकरण हमारे को 1 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, वाई डैश का मान ज्ञात करेंगे, किसका,
वाई डैश का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो वाई डैश इक्वल टू वाई डैश ये रहा, ये वाई डैश है देखो इधर, तो किसके बराबर है वाई डैश? पीसी के बराबर है। वाई डैश पीसी के बराबर है। पीसी और इधर क्या आ जाएगा पीसी के बराबर? ओडी। पीसी और ओडी हो जाएगा इसका। और देखो ओडी के बराबर क्या होगा? एफ ई हो जाएगा। ओडी के बराबर क्या हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में काटी गई है, अंतखंड हो गई है। क्यों? यहाँ पे भी समकोण, यहाँ पे भी समकोण, तो ये समांतर हो गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए। तो क्या होगा? ओडी बराबर एफ ई। तो ओडी बराबर एफ ई इसका मान हो गया। अब देखो रखने का तरीका, वाई डैश इक्वल टू एफ ई का मान कैसे रखेंगे? ए एफ माइनस ए ई, ए एफ माइनस ए ई, ए एफ माइनस ए ई। ए एफ माइनस ए ई इसका मान हमारे को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ए एफ का मान रखना हमारे को यहाँ पे, किसका? ए एफ का मान। तो ये देखो ए एफ का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण किस में होते हैं? कोस थीटा में होते हैं। आधार और कर्ण कोस थीटा में प्राप्त होते हैं। तो कोस थीटा बराबर आधार हो गया इसका एफ बटा कर्ण हो गया इसका एपी हो गया। तो ये हो गया ए एफ बराबर एपी कोस थीटा। क्या हो गया? ए एफ बराबर एपी कोस थीटा। तो इसका मान हमारे पास आ गया ए पी कोस थीटा प्लस ए ई का मान ज्ञात करेंगे, सॉरी माइनस है, ए ई का मान ज्ञात करेंगे। तो ए ई का मान क्या होगा? देखो ए ई तो ये वाली भुजा है, तो ये क्या है? ये तो लंब है, ये लंब है। ये क्या है? ये कर्ण है। लंब और कर्ण क्या होता है? साइन। ये देखो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये तो कर्ण हो गया, और ये लंब, तो लंब और कर्ण साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की निष्पत्ति लगाते था हमें, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब इसका ए ई बटा कर्ण इसका ओ ए। तो क्या आ गया? ए ई बराबर ओ ए साइन थीटा मान आ गया। तो ये हो गया ओ ए साइन थीटा। दिखाई तो दे रहा ना पूरा? हाँ। अब देखो y डैश इक्वल टू एपी का मान क्या है? y डैश की बात कर रहे हैं हम, तो y डैश एपी का मान देखो, एपी, एपी तो क्या है? y है। तो ये हो गया y कोस थीटा माइनस ओ ए का मान x, x साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 हो गया। y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा, ये दो समीकरण हमारे को प्राप्त हो गए। अब इनको हम परिवर्तित करें, वो किस प्रकार से करना है उस पर आपको ध्यान देना है। यही चीज के लिए हम द्विबिंबीय वाला कर रहे हैं। तो देखो समीकरण 1 और 2 हमारे को क्या प्राप्त हुआ वो ध्यान देना है। x डैश बराबर x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ था। और y डैश बराबर y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा, यह प्राप्त हुआ हमारे को समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हमारे को प्राप्त हुई है। अब इनको हम बदलेंगे, बदलते हैं तो देखो कैसे बदलेंगे। सबसे पहली बार देखो हम इसके बारे की बात करते हैं। पहले तो
पहले वाले समीकरण के लिए, अक्ष देश के लिए, तो अक्ष देश से शुरू करो और वो कोण ज्ञात करो जो अक्ष तक जाता हो। अक्ष देश से शुरू करना है, अक्ष देश ओ अक्ष, ये वाला कोण कौन सा है हमारे को चित्र में देखना है। अक्ष देश ओ अक्ष, तो अक्ष देश ओ अक्ष, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो अक्ष देश ओ अक्ष, ये तो कौन सा है, थीटा, ये क्या है, थीटा, ये तो अक्ष देश ओ अक्ष। तो अक्ष देश ओ अक्ष, यहाँ पे तो अक्ष देश ओ अक्ष हमारे को ऐसा का ऐसा प्राप्त हो गया। इस थीटा का मान अक्ष देश ओ अक्ष हमारे को प्राप्त हो गया। क्यों, तो इसका मान हम कर देंगे थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस लगा हुआ है, तो देखो कोस अक्ष देश ओ अक्ष बराबर कोस थीटा। तो इस कोस थीटा का मान हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, अक्ष कोस अक्ष देश ओ अक्ष, हमारे को इसका मान प्राप्त हो जाएगा। पहले की बात कर रहे हैं हम, उसके लिए यह हमारे को मान प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हम, अक्ष देश ओ वाई, अक्ष देश ओ वाई की बात करते हैं, क्योंकि अक्ष देश ओ अक्ष तक तो आ गए जिसमें हमने कोस थीटा की निष्पत्ति की। अब अक्ष देश ओ वाई वाली बात करेंगे, तो देखो अक्ष देश ओ वाई, ये पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री का है। जबकि ये क्या, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये वाला कोण कितना है भाई, ये वाला कोण है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा इसमें से घटा दो तो ये हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। दोनों के आगे क्या लगाइए, साइन, क्योंकि हम y तक गए हैं। देखो यहाँ पे अक्ष तक गए तो अक्ष वाले के साथ ये रख दिया, यहाँ पे y तक गए तो y वाले की निष्पत्ति ज्ञात करेंगे। आप कहोगे सर इसके साथ आपने कोस क्यों लगाया, इसके साथ साइन क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया, देखो यहाँ पे अक्ष था और यहाँ पे हम अक्ष तक गए, यहाँ पे देखो y तक गए तो हम y वाले की बात करेंगे। इसके आगे लगा देते हैं साइन अक्ष देश ओ, सॉरी कोस करो इसको, कोस अक्ष देश ओ y इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा होगा। फर्स्ट चतुर्थांश है इसलिए प्लस में होगा, तो ये साइन थीटा का मान हमारे पास आ गया कोस अक्ष देश ओ वाई, ये हमारे पास मान आ गया, ठीक है। ये दोनों मान हम समीकरण 1 में रखे, तो समीकरण 1 से क्या होगा, देखो अक्ष देश बराबर अक्ष यहाँ पे रखा और कोस थीटा का मान देखो हमारे पास क्या आया, कोस अक्ष देश ओ अक्ष, कोस अक्ष देश ओ अक्ष प्लस वाई इसके साथ में था, और साइन थीटा का मान हमारे पास आया कोस अक्ष देश ओ वाई, कोस अक्ष देश ओ वाई। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 3 ये प्राप्त हो गया हमारे को, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं दूसरे समीकरण के बारे में। तीसरा समीकरण में ऊपर रख देता हूं, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमारे को, इससे प्राप्त हुआ अक्ष देश बराबर अक्ष कोस अक्ष देश ओ अक्ष प्लस वाई कोस अक्ष देश ओ वाई। अक्ष देश ले रखा था इसलिए पहले अक्ष से शुरू करना है, अक्ष देश से लेकर अक्ष तक जाना है, दूसरे में अक्ष देश से लेकर वाई तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे वाई है। यह समीकरण नंबर 3 हमारे को प्राप्त हो गया, वो प्राप्त कर लिया था हमने पहले। अब हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं, और दूसरे समीकरण में कहां से चलना है, वाई से, वाई डैश ओ अक्ष, वाई डैश ओ अक्ष तक जाना है। तो ये वाई डैश ओ अक्ष, वाई डैश ओ अक्ष का मान क्या हो गया, देखो वाई डैश ओ अक्ष का देखो इतना तो ये 90 और ये इधर क्या थीटा और आ गया, तो 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। कोस ही लगाना हमें इनके आगे, तो ये देखो कोस वाई डैश ओ एक्स बराबर कोस 90 प्लस थीटा, और इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन मान आ जाएगा, साइन थीटा, और वो भी किसमें आएगा, द्वितीय चतुर्थांश है, कोस माइनस होगा इसलिए माइनस, तो ये हो गया कोस वाई डैश ओ अक्ष, ये मान हमारे पास प्राप्त हो गया। इसका यहाँ पे प्राप्त करता हूं, अक्ष डैश वाई डैश ओ अक्ष से हम
अक्ष तक पहुंच गए। अब हमारे को चलना है y डैश ओ वाई। पहले अक्ष तक गए, अब y तक जाना है, तो y डैश ओ वाई ये वाला। और इसका मान कितना है, थीटा है, ये लो थीटा। हमने रखा कोस y डैश ओ वाई बराबर कोस थीटा। और ये दोनों मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ये दोनों मान जो है हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो क्या आया, y डैश इक्वल टू y कोस, ये कौन सा होगा, y वाला y तक जाएंगे वो होगा y डैश ओ, तो ये हो गया कोस थीटा। और यहाँ पे माइनस, ये माइनस साइन था, यहाँ पे भी देखो ये माइनस साइन ही है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये भी माइनस साइन। देखो अक्ष को मैं यहाँ पे ले लो, अक्ष ये प्लस लेकर अक्ष ले लो, यहाँ पे माइनस साइन थीटा ले लो, तो माइनस साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है, कोस y डैश ओ अक्ष, तो ये हो गया अक्ष कोस y डैश ओ अक्ष, ये हमारे पास इसका मान आ गया। अब देखो इसको आगे ले लो, इधर y डैश इक्वल टू अक्ष कोस y डैश ओ अक्ष प्लस y कोस थीटा। ये थीटा का मान हमने यहाँ पे कुछ रखा था कि इसका, ये रहा y डैश ओ अक्ष, और ये y डैश ओ वाई, y डैश ओ वाई, तो ये हो गया यहाँ पे y डैश ओ वाई। समीकरण नंबर हमारे पास 4 हो गए। समीकरण नंबर क्या प्राप्त हुआ हमारे को, 4 नंबर समीकरण प्राप्त हो गया हमारे को। ये समीकरण 4 क्या है, जो निर्देशांतर गुणन कर रहे हैं उनके रूपांतरण समीकरण है। 1 नंबर भी वही है, 2 नंबर भी वही है, और 3 नंबर और 4, क्योंकि 1 का तो 3 नंबर और 2 का 4 नंबर ये सेम ही है। हमने यहाँ पे उस कोण दिखाई है और बाकी ओके हुई है, ठीक है। तो हमारे पास जो चौथा समीकरण आया वो है y डैश इक्वल टू अक्ष कोस y डैश ओ अक्ष प्लस y कोस y डैश ओ वाई। ये समीकरण नंबर हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। हमारे को ध्यान ये रखना है, देखो आपको उतना नहीं करके आप यहाँ पे समझो। देखो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, अक्ष कोस अक्ष डैश ओ अक्ष प्लस y कोस अक्ष डैश ओ वाई। बस यहाँ पे यह अक्ष डैश का मान ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए अक्ष डैश से शुरू करना है और अक्ष तक जाना है। अक्ष वाले के लिए यहाँ पे y लिया है, इसलिए अक्ष डैश से शुरू कर, क्योंकि अक्ष डैश मैन है, अक्ष डैश से शुरू कर y तक जाना है। इधर देखो y लिया है, अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो यानी अक्ष तक हमें जाना है, कहां से, y डैश से। तो कोण y डैश ओ अक्ष प्लस y लिया है, इसका मतलब y डैश से लेकर y तक जाना है, तो y कोस y डैश ओ वाई। ये समीकरण बन गया। ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, वो सब आप डायरेक्ट ऐसा करते हो तो भी आपके पास कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी है। तो ये हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुए, ये क्या है, द्विबिंबीय निर्देशांक तंत्र के रूपांतरण समीकरण है। क्या है, द्विबिंबीय जो निर्देशांक तंत्र है उसके रूपांतरण समीकरण हमारे को ये प्राप्त हुई है। तो क्या लिखे हम, समीकरण 1, 2, 3 व 4, या 3 व 4 भी कह सकते हो। थीटा कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण है। कौन से के लिए, द्विबिंबीय के लिए। अब इससे आपको त्रिबिंबीय बनाना बहुत आसान हो गया। त्रिबिंबीय बनाना बहुत आसान हो गया। कैसे हो गया, देखो अभी हम बात करते हैं। ये दो हमारे को समीकरण मालूम है, तो हम त्रिबिंबीय की बात कर लेंगे यहाँ पे। और त्रिबिंबीय का जो चित्र बनाना है वो देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिबिंबीय रूपांतरण। क्या लिखेंगे, b बराबर
यहां पे लिखेंगे त्रिबिंबीय रूपांतरण, त्रिबिंबीय रूपांतरण। और देखो त्रिबिंबीय रूपांतरण हमें किस प्रकार से प्राप्त करना है, पहले तो हम चित्र बनाते हैं। क्या है त्रिबिंबीय रूपांतरण में हमें क्या करना है कि एक स्थिर निर्देश तंत्र है जिसे हम एस नाम दे रहे हैं। स्थिर निर्देश तंत्र क्या है, एस है, अक्ष वाई जेड इसके अक्षेश है, और ये एस निर्देश तंत्र है जो स्थिर है। इससे क्या है, थीटा कोण पर एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश है। इसके देखो जो अक्ष पे है वो आई के पे एकांक सदिश, वाई अक्ष पे जे के पे और जेड अक्ष पे के पे, ये आपको लिखना है उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो थीटा कोण पर अक्ष डैश, ये क्या है थीटा कोण, तो इधर भी थीटा कोण पर वाई डैश और इधर भी थीटा कोण पर जेड डैश अक्षेश है। तो एक स्थिर निर्देश तंत्र एस है जिसके अक्षेश अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष है। यहाँ पे हमने ओ लिया, ओ इसका मूल बिंदु क्या है, संपाती दोनों का, जिसके थीटा कोण पर एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश है जिसके निर्देशांक अक्ष क्रमशः अक्ष डैश वाई डैश और जेड अक्ष डैश है। यह हमें, तो इसके हम निर्देशांक, इसमें कोई पी बिंदु स्थित है तो पी बिंदु के जो समीकरण ज्ञात करेंगे, पी बिंदु स्थित है तो इसके हम जो समीकरण ज्ञात करेंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो अक्ष डैश बराबर पी बिंदु के अक्ष कोस, अक्ष आ गया अक्ष डैश से शुरू करके और अक्ष तक जाना है। फिर हमें वाई लिया, वाई कोस तो आएगा यही, कोस अक्ष डैश से शुरू करना और वाई तक जाना है, अक्ष डैश ओ वाई प्लस जेड कोस, क्योंकि तीनों अक्षों में आ गया ना त्रिविम, इसलिए देखो जेड आया तो अक्ष डैश से शुरू करना और जेड तक जाना है, तो अक्ष डैश ओ जेड। ये समीकरण हमारे को, यदि इसके आगे से चल रहे हैं तो इसको समीकरण नंबर 5 अंकित कर दो चाहे, ठीक है। अब हम y डैश का मान ज्ञात करते हैं, तो देखो y डैश बराबर अक्ष कोस y डैश से शुरू करना है और कहां तक जाना है, अक्ष तक जाना है, y डैश ओ अक्ष प्लस y कोस कहां से शुरू करना है, y डैश ओ, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे y रख दो, प्लस z कोस y डैश से तो शुरू करना है और o आना ही है, प्लस कहां तक जाना है, z तक जाना है, तो ये z है। ये समीकरण नंबर आपका 6 हो गया, ठीक है। अब हम जेड अक्षेश की बात करते हैं, ये जेड डैश बराबर अक्ष कोस जेड डैश है तो यहाँ पे जेड डैश से शुरू करो ओ, और कहां तक जाना है, अक्ष तक जाना है, प्लस वाई है कोस है और जेड डैश से आपको शुरू करना है, जेड डैश ओ वाई तक जाना है क्योंकि यहाँ पे वाई है, प्लस यहाँ पे जेड है कोस आएगा ही आएगा और जेड डैश ओ तो आना ही आना है, और कहां तक जाना है, जेड है तो जेड तक जाना है। ये समीकरण आपके 3 जो त्रिविम निर्देशांक में हमने अंकित किया वो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये समीकरण हमारे को 3 प्राप्त हो गए इससे। अब हमें इससे क्या करना है वो देखो, ये देखो कोस क्या है, कोस क्या है, दिक्कोजय है, ये क्या है सभी दिक्कोजय है, क्या है दिक्कोजय है कोस, तो दिक्कोजय आप जानते हो। अब देखो हम बात करते हैं छोटी शीश के बारे में, जैसे हमारे पास कोस अक्ष ओ अक्ष डैश दिया है तो इसका देखो, इसका तो है आई कैप डैश और इसका है जे कैप डैश और इसका है के कैप डैश। लेकिन एक बार सोचो आप, देखो ये भी आई कैप हो गया और ये भी आई कैप हो गया, ठीक है। तो इससे हमें प्राप्त क्या होना है, देखो हमें एक दिक्कोजयों के रूप में लेंगे तो देखो
ए आई आई है दोनों, तो 1 1 हो जाएगा, ए 1 1 कोस, यहाँ पे अक्ष डैश ले लो और यहाँ पे अक्ष, यहाँ पे अक्ष डैश ओ वाई लिया आपने, तो देखो क्या आ गया, आई तो आना ही आना है, आई इंटू जे, ये आया ना आई इंटू जे, इसका मतलब क्या हुआ आई इंटू जे का, ए आई का मतलब एक नंबर क्योंकि पहली एक्सेस, और जे का मतलब 2 नंबर दूसरी एक्सेस वाई एक्सेस। फिर हमने लिया कोस अक्ष डैश ओ जेड, तो इसका क्या हो जाएगा आई कैप इंटू के कैप, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए तो आना ही आना है, दिक्कोजेज है डायरेक्शन कोसाइन, और इसका क्या होगा देखो आई का 1 के का 3, यानी आई का 1 जे का 2 के का 3, यहाँ पे देखो आई का 1 तो ए 1 1 हो गया, आई का 1 जे का 2 तो ए 1 2 हो गया, ये आई का 1 के का 3 ये ए 1 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम आगे से आगे निकालते जाएंगे, आगे से आगे। हाँ सुन लो, अभी कोई बात नहीं, वो भी ये लो कोस वाई डैश ओ अक्ष है, हम इसमें देखो वाई डैश यानी जे केप इंटू अक्ष का मतलब आई केप, इसका मान क्या हो गया, ए तो आना ही आना है, जे का मतलब 2 और आई का मतलब 1, तो ए 2 1। ऐसे ही हमारे पास कोस वाई डैश ओ वाई आ जाए तो उसका क्या होगा, देखो ये भी जे तो ये जे केप इंटू जे केप, क्या हो गया ए, इसका भी मान 2 और इसका भी मान 2 तो 2 2। ऐसे ही कोस वाई डैश ओ जेड आ जाए तो उसके लिए क्या होगा, देखो वाई डैश का तो जे हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा जेड का के हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 2 3। इस प्रकार से हम इसके मान निकाल सकते हैं और उसमें पुटअप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखो इनमें मान रखते हैं, ये मान सभी इनमें रखते हैं और इनके समीकरण हम दूसरे बनाते हैं, तो वो समीकरण हमारे को क्या प्राप्त होते हैं, उन समीकरणों के बारे में हमारे को क्या देना है, ध्यान देना है, एक बार वो समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो करो ज्ञात करने हैं, तो देखो इसकी मैं सफाई करके एक बार देखो इन समीकरणों से कैसे समीकरण बना रहा हूं। समीकरण नंबर जो 4 है उसका क्या बनेगा, देखो अक्ष डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अक्ष तो ही हमारे पास और क्या हो जाएगा ए 1 1, तो ए 1 1 को आगे रख लूं, तो ये लो ए 1 1 अक्ष हो गया, प्लस है तो प्लस, और इसका मान क्या होगा ए 1 2 और y इसके साथ में ये रहा, प्लस इसका क्या हो गया ए 1 3 और ये जेड साथ में, ये देखते जाओ, देखो ए 1 1 आएगा अक्ष के साथ, y के साथ ए 1 2 हो जाएगा और z के साथ ए 1 3 हो जाएगा, इधर वाला ये बदलता जाएगा, ये पहले वाला अंक है ना ये नियत रहना है, यदि 2 आ गया तो 2 ही रहना है, 3 आ गया बाकी एक के बाद एक बढ़ता जाना है। अब देखो हम वाई डैश की बात करते हैं, तो वाई डैश के लिए पहले वाला अंक क्या आएगा 2 आएगा, तो यह क्या आ गया ए 2 1 अक्ष प्लस ए 2 2 वाई प्लस ए 2 3 जेड, यही बदलना है, ये 8 नंबर समीकरण हो जाएगा, ये 9 नंबर समीकरण हो जाएगा। ये जेड की बात करेंगे तो पहले 3 आएगा, तो ए 3 1 अक्ष प्लस ए 3 2 वाई प्लस ए 3 3 जेड, ये 10। कल हम गैलीलियो रूपांतरण करेंगे, कल की क्लास भी बहुत मोस्ट है, आगे की जितनी भी क्लासें हैं वो सब मोस्ट क्लासें होने वाली है, तो सब में आप लगातार बने रहिए और ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट टॉपिक है, इसलिए इस पे भी आप ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास आ गए सभी, ठीक है। ये क्या है, जो है ये दिक कोसाइन है, हमने बात की थी। तो अब देखो इनको हम मैट्रिक्स रूप में ले, इन सभी को हम मैट्रिक्स रूप में ले तो वो किस प्रकार से ले सकते हैं उस पे गौर करो। मैट्रिक्स रूप में इसको उतारे हम तो क्या होगा, देखो
सबसे पहले ये उतार लो इधर, एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश, और इसको हमने ये बंद कर दिया मैट्रिक्स के रूप में। और इसके बराबर इधर क्या करोगे आप, यहाँ पे इसमें पहले ए वाले उतारो, ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। और यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिक्स इसके साथ में आएगा वो जो देखो क्या है, ये सब में देखो क्या क्या है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड है, तो हम इसको उतार ले एक्स वाई और ये जेड। ये क्या है देखो 3/3 की मैट्रिक्स है, कौन सी, दी कोसाइन वाली जो है वो क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। यह हमारे पास समीकरण नंबर, इसमें से देखो इसको उतारे यहाँ पे A 1 1 A 1 2 A 1 3 और A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3। ये क्या है, गुणन मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणन मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, गुणन मैट्रिक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्या है, गुणन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम चल दिए। अब देखो आगे हमारे पास स्थिति के समीकरण प्राप्त हुए हैं सभी। अब हम आगे याद करेंगे वेग के समीकरण। ठीक है, वेग के समीकरण, एक ही समीकरण उतारता हूं, आप उस पर गौर करना। देखो अक्स डैश बराबर था हमारे पास अक्स कोस अक्स डैश ओ अक्स और प्लस वाई कोस अक्स डैश ओ वाई और प्लस जेड कोस अक्स डैश ओ जेड। ये था हमारे पास। इसका यदि हम अवकलन करें और वेग ज्ञात करें तो वेग समीकरण क्या होंगे, स्थिति के समीकरण तो हमने प्राप्त कर लिए। वेग समीकरण देखो क्या होगा, डी एक्स डैश बटा डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका हमने क्या लिया था, जो समीकरण बना था ये था A11, ये था A12, ये था A13, ये था ना। तो देखो ये A11 dx अपॉन dt प्लस A12 dy अपॉन dt प्लस A13 dz अपॉन dt। ये वेग समीकरण के रूप में बदल गया हमारे पास। जो हमारे पास यहाँ पे समीकरण क्या था, A11 x A12 y A13 z, उसको हमने वेग में बदला। तो ये क्या आ गया, देखो v डैश v अक्ष डैश इक्वल टू A11 v अक्ष प्लस A12 v y प्लस A13 v z। ये समीकरण हमारे पास 8 आ गए थे कि पिछले बार, तो 10 आ गए थे, 11 नंबर का समीकरण हो गए। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार देखो हमारे पास वी वाई डैश प्राप्त होगा, तो उसमें यहाँ पे 2 2 आएगा, तो A21 v अक्ष प्लस A22 vy प्लस A23 vz। ये समीकरण नंबर हमारे पास 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, v डैश z का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा A31 v अक्ष प्लस A32 vy प्लस A33 vz। समीकरण नंबर 13 बहुत मोस्ट है। यदि ये टॉपिक आपको कल देखने के बाद अभी समझ में नहीं आए तो दोबारा से बोलेंगे तो दोबारा से भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन एक बार आप इसे देखते रहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार प्राप्त हो गया।
ये क्या हो गया, वेग समीकरण प्राप्त हो गए इसके। और वेग की यदि आप मैट्रिक्स बनाना चाहोगे, वेग मैट्रिक्स बनाना चाहोगे तो वेग मैट्रिक्स वैसे बनेगी जैसे हमने स्थिति मैट्रिक्स बनाई थी। वी अक्ष डैश, वी वाई डैश, वी जेड डैश इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसके साथ में जो है V अक्ष, V वाई और V जेड, ये हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगी आपकी वेग के रूप में जो मैट्रिक्स है वो प्राप्त हो गई हमारे को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। त्वरण कैसे ज्ञात करें, तो त्वरण यहाँ पे देखो, इससे त्वरण ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, V अक्ष डैश ऐसा होगा। तो देखो यदि पहले वाले से प्राप्त करें इससे, तो इससे तो स्क्वायर लग के आ जाएगा। दोनों से मैं बता देता हूं, ये तो आपने उतार लिया। अब देखो आगे बढ़ो, हम त्वरण की बात करते हैं। त्वरण बराबर, देखो इसका डबल करेंगे और फिर से, तो d2 अक्ष डैश बटा dt स्क्वायर इक्वल टू A11 d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A12 d2 y अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A13 d2 z अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण हो गया। तो देखो क्या हुआ, ये तो देखो a अक्ष डैश प्राप्त हो गया हमारे पास, ये हो गया देखो A11 a अक्ष प्लस A12 a y प्लस A13 a z, ये हमारे पास समीकरण नंबर 12 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार क्या होगा, ए वाई डैश इक्वल टू A21 a अक्ष, A22 a y प्लस A23 a z, समीकरण नंबर 13 प्राप्त हो गया। ए जेड डैश इक्वल टू, क्या दिखाई नहीं दे रहा, हाँ सही है, A31 a अक्ष प्लस A32 a y प्लस A33 a z, समीकरण नंबर 14, यह प्राप्त हो गया हमारे पास। जो समीकरण प्राप्त होने थे त्वरण के, इससे हमने ज्ञात किया, ये आ गए, फिर इससे इसी प्रकार ये ज्ञात हो गया। तो इससे हम मैट्रिक्स बनाए हैं, तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, देखो वैसे इसकी मैट्रिक्स बनाने की हमारे को आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि आप बनाना चाहो तो देखो ए अक्ष डैश, ए वाई डैश, ए जेड डैश, और ये ए अक्ष, ए वाई और ए जेड। अब देखो हमारे को, देखो इसके ऊपर यदि हम गौर करेंगे इसके ऊपर, तो हमने कहा था कि जो प्रथम जो निर्देश तंत्र है वो तो नियत है, पहला जो निर्देश तंत्र है एस, वो तो क्या है, नियत है। निर्देश तंत्र नियत है, इसका मतलब क्या है, उसमें तो त्वरण उत्पन्न ही नहीं होना है, उसमें तो त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा। तो क्या होगा, क्योंकि एस निर्देश तंत्र स्थिर है, इसलिए ए अक्ष का मान 0, ए वाई का मान 0 और ए जेड का मान भी 0। ए अक्ष का मान 0, ए वाई का मान 0, ए जेड का मान भी 0 प्राप्त हो गया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसलिए अतः क्या प्राप्त हुआ, ए अक्ष यहाँ पे इसका मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ए अक्ष डैश बराबर भी 0, ए वाई डैश बराबर भी 0 और ए जेड डैश बराबर भी 0। क्या हुआ कि ये नियत यानी स्थिर निर्देश तंत्र था एस, और उसमें हमने क्या थीटा कोण पर एक दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश रखा, वो भी क्या होगा, नियत ही होगा, यानी स्थिर ही होगा।
इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बनाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इन सभी का मान 0 रखेंगे तो इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। तो यहाँ पे ही हम सीधे ये बता देंगे कि तो एस डैश निर्देश तंत्र यदि स्थिर है तो एस निर्देश तंत्र यदि स्थिर है तो एस डैश निर्देश तंत्र भी स्थिर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे क्लास को अपने साथियों के साथ और आगे फिर से शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सहयोग मिले। और यदि आप एफबी पर हो तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। और कल की क्लास में हम गैलीलियो रूपांतरण समीकरणों के बारे में बात करेंगे। तो कल की क्लास और भी मोस्ट है। अब आगे इस यूनिट में जितनी भी क्लास होने वाली है, एक से बढ़कर एक मोस्ट क्लास होने वाली है, इसलिए आप लगातार बने रहिए। ओके, थैंक यू।